दोस्तों स्वागत है आपका प्रोग्रेसिव जी के अड्डा विद स्कीम में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड वन दरोगा के मॉडल पेपर 17 की। और इससे रिलेटेड बाकी के मॉडल पेपर भी चैनल में अपलोडेड है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको इसके पहले क्वेश्चन के साथ। और इसका पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र मृदा जीवाणु कौन सा है, तो उसका नाम बताना है जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है मिट्टी में। तो इसका आंसर होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। एजिटोबैक्टर जो एक जीवाणु है वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है मिट्टी में। और बात हम करें अगर एजिटोबैक्टर की, तो एक सूक्ष्म जीवाणु होता है जो कि मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या फिर यौगिकीकरण कर देता है। और बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है सभी जीवों के बुनियादी निर्माण के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एजिटोबैक्टर। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि विदलन यानी कि क्लीवेज में किस प्रकार का विभाजन होता है। तो विदलन यानी कि क्लीवेज में विभाजन होता है ऑप्शन नंबर बी, समसूत्री प्रकार का विभाजन होता है विदलन में। तो विदलन और क्लीवेज की अगर हम बात करें तो इसकी परिभाषा यह है कि अगर हम किसी पदार्थ को काटते हैं तो कटी हुई जगह में जो चिकनी और सपाट सतह हमको प्राप्त होती है उसी को हम बोलते हैं पदार्थ का विदलन गुण। एक बार फिर से बात कर लेते हैं। अगर हम किसी पदार्थ को काटते हैं या फिर तोड़ते हैं तो टूटी या काटी हुई जगह में जो चिकनी और सपाट सतह हमको प्राप्त होती है उसी को बोलते हैं हम पदार्थ का विदलन गुण। और इसमें विभाजन होता है समसूत्री प्रकार का। और इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। ड्रोसोफिला में गुणसूत्रों की संख्या पूछी गई है। तो ड्रोसोफिला में गुणसूत्रों की संख्या होती है ऑप्शन नंबर ए 8। ड्रोसोफिला में गुणसूत्रों की संख्या होती है 8। और ड्रोसोफिला जो होती है एक तरीके की मक्खी होती है, इसको हम फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी मक्खी मूवी, मक्खी जो एक पिक्चर आई थी, तो उसमें जो मक्खी दिखाई गई है मक्खी पिक्चर में, उसी तरीके की मक्खी को बोलते हैं हम ड्रोसोफिला। ठीक है, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 8। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। और उसको फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं ड्रोसोफिला को। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किस विधि में वायु द्वारा अनाज के दानों को भूसे तथा घास से अलग करते हैं। तो पूछा गया है कि किस विधि में वायु द्वारा अनाज के दानों यानी कि ग्रेन को भूसे तथा घास से अलग करते हैं, इसका राइट आंसर बताना है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, थ्रेसिंग नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, निष्वापन इसका आंसर होगा। क्योंकि थ्रेसिंग तो तब होता है जब फसल की कटाई होती है और जो फसल काट दी जाती है उससे दाने निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं थ्रेसिंग। और दाने निकल जाते हैं जब, और उसके बाद जो हवा से या पंखे चला के उसकी सफाई की जाती है उसको हम बोलते हैं निष्वापन। काफ़ी क्लोज क्वेश्चन ऑप्शन है और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, निष्वापन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि पौधे जो किसी एक पौधे के कायिक यानी कि वेजिटेटिव भाग से प्राप्त किए जाते हैं कहलाते हैं। तो पौधे जो किसी एक पौधे के कायिक यानी कि वेजिटेटिव भाग से प्राप्त किए जाते हैं क्या कहलाते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोन। इसमें भी थोड़ा टची ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में। इसका हाइब्रिड नहीं होगा, क्योंकि हाइब्रिड तो तब होता है जब एक ही जाति के अलग अलग किस्मों को मिला के बनाया जाता है पौधा, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। जैसे कि हम एक लाल और एक सफ़ेद गुलाब के टहनियों को मिला के एक पेड़ का निर्माण करते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। लेकिन क्लोन जो होता है एकदम हूबहू कॉपी होता है, एकदम नकल होता है जिससे वो बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोन, न कि हाइब्रिड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सिराएँ जो ऑक्सीकृत रुधिर रखती है कहलाती है। तो सिराएँ जो ऑक्सीकृत रुधिर रखती है क्या कहलाती है, इसमें पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पल्मोनरी सिराएँ। ऐसी सिराएँ जो ऑक्सीकृत रुधिर रखती है कहलाती है पल्मोनरी सिराएँ, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक चक्रीय परिसंचरण यानी कि सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है, किस में पाया जाता है बताना है। तो एक चक्रीय परिसंचरण यानी कि सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है मछलियों में। मछलियों में पाया जाता है एक चक्रीय परिसंचरण। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि कोशिका का सबसे छोटा अंगक यानी कि ऑर्गेनले है, तो कोशिका का सबसे छोटा अंगक बताना है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है कोशिका का सबसे छोटा अंगक होता है। और बात करें अगर राइबोसोम की, तो राइबोसोम का निर्माण जो होता है वो केंद्रिका द्वारा होता है इसका निर्माण, और सबसे छोटा कोशिका का अंगक होता है। और अगर हम बात करें कोशिका के सबसे बड़े अंगक की, तो कोशिका का सबसे बड़ा अंगक होता है क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। और सबसे छोटी की बात करें जो कि इसमें पूछा गया है तो होता है राइबोसोम, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो निम्नलिखित में से हो गए, निम्नलिखित में से कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो ऑप्शन के हिसाब से ही आपको बताना है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ज्वार। ज्वार में जो होती है सबसे ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा होती है, और हम इसको गोल्डन ग्रेन भी बोलते हैं। और वैसे अगर हम बात करें तो उससे आंवले में सबसे ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा होती है, ठीक है। तो राइट आंसर फिलहाल अभी है इसमें ज्वार, ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम गोल्डन ग्रेन भी कहते हैं। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि मनुष्य के मस्तिष्क का बाह्य आवरण होता है, तो किस चीज़ का बना होता है मनुष्य के मस्तिष्क का बाहरी आवरण, ये बताना है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर का बना होता है मनुष्य के मस्तिष्क का बाह्य आवरण या बाह्य झिल्ली जो भी है, ठीक है। और ड्यूरामीटर जो है वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों को कवर करने का काम करता है, यानी कि मस्तिष्क को तो ये कवर करता ही है, साथ ही साथ मेरुरज्जु को भी ये कवर करता है चारों ओर से, और एक रेशेदार झिल्ली के रूप में ये होता है। तो फिलहाल के लिए आंसर होगा ड्यूरामीटर, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। पॉलीथीन किसका बहुलक है, ये पूछा गया है। तो पॉलीथीन बहुलक होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इथिलीन का। इथिलीन का बहुलक होता है, पॉलीथीन जो है बहुलक होता है इथिलीन का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और पॉलीथीन जो है एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक का मिश्रण होता है, और यह इथिलीन के अणुओं द्वारा बना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि कांच में किस तत्व की उपस्थिति से गहरा नीला रंग आता है। तो कांच में किस तत्व की उपस्थिति से गहरा नीला रंग आता है, ये बताना है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड की उपस्थिति में कांच में जो है गहरा नीला रंग आता है। तो राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि एथिल अल्कोहल के सोडियम लवण के जलीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, ये बताना है। तो एथिल अल्कोहल के सोडियम लवण के जलीय विलयन का पीएच मान बताना है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 9 होता है एथिल अल्कोहल के सोडियम लवण के जलीय विलयन का पीएच मान, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ निम्न ताप उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ निम्न ताप उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ जिसको हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है, बर्फ़ की तरह दिखता है, तो इसी को हम शुष्क बर्फ कहते हैं, और ये निम्न ताप उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शुष्क बर्फ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। तो क्लोरीन की हो गए, क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, किस में होती है ये बताना है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइपोक्लोरस अम्ल में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हाइपोक्लोरस अम्ल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। नाइट्रस ऑक्साइड क्या कहलाती है, पूछा गया है। तो नाइट्रस ऑक्साइड क्या कहलाती है ये बताना है। तो ये होती है ऑप्शन नंबर ए, हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस को हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। और इसका जो रासायनिक वो है सूत्र वो होता है N2O, ठीक है। N2 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, ये कहलाती है हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि सबसे कम CC बंध यानी कि कार्बन बंध दूरी पाई जाती है। तो सबसे कम दूरी पाई जाने वाली
पाई जाती है किस में, ये बताना है ऑप्शन के हिसाब से। तो अब देखते हैं इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एसिटिलीन। एसिटिलीन में सबसे कम CC बंध की दूरी पाई जाती है, और एसिटिलीन को हम बोलते हैं C2H2, ठीक है, C2H2 इसको बोलते हैं हम, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। बिना बुझा चूना है, तो बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र बताना है। तो बिना बुझा चूना होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CaO को हम बोलते हैं बिना बुझा चूना, और इसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, और साथ ही साथ हम इसको कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम और बुझा चूना एक ही चीज़ है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी, CaO, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, डाल्टन के परमाणु के अनुसार विभिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं। ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार होगा। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार विभिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं, तो क्या होते हैं वो बताना है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भिन्न भिन्न। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार विभिन्न तत्वों के परमाणु जो होते हैं वो होते हैं भिन्न भिन्न। और डाल्टन ने ये सिद्धांत दिया था 1808 में, और इसकी परिभाषा ये है कि परमाणु किसी तत्व का अति सूक्ष्म और अविभाज्य कण होता है, जो कि रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, और उस तत्व के सभी गुण उसमें उपस्थित होते हैं। एक बार फिर रिपीट करेंगे, परमाणु किसी तत्व का अति सूक्ष्म अविभाज्य कण होता है, जो कि रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, और उस तत्व के सभी गुण जो है उपस्थित होते हैं उसके परमाणु में। और साथ ही साथ विभिन्न तत्वों के परमाणु के भिन्न भिन्न इसमें परमाणु होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं इसमें, ये इसका सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ल्यूकास परीक्षण किन यौगिकों में विभेद प्रदर्शित करता है, बताना है। तो ल्यूकास परीक्षण किन यौगिकों में विभेद प्रदर्शित करता है, ये बताना है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्कोहल। ल्यूकास परीक्षण जो होता है वो एल्कोहल में विभेद प्रदर्शित करने के लिए होता है, और एल्कोहल की पहचान हेतु यह प्रयुक्त किया जाता है। और इस परीक्षण में एल्कोहल का निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में करा के इसको सांद्र HCl के साथ एल्किल क्लोराइड बनाते हैं, ठीक है। एक बार फिर रिपीट करते हैं, एल्कोहल की पहचान के लिए ये प्रयुक्त किया जाता है, और इस परीक्षण में एल्कोहल का निर्जलीकरण जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में होता है, और इसमें सांद्र HCl के साथ एल्किल क्लोराइड बनाते हैं। तो ल्यूकास परीक्षण के बारे में ही आपको याद रखना है केवल। तो ल्यूकास परीक्षण, एल्कोहल, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। एलम किस प्रक्रम द्वारा धुतले जल को शुद्ध करता है। तो एलम किस प्रक्रम द्वारा धुतले जल को शुद्ध करता है, ये बताना है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदन द्वारा जो है इसको शुद्ध करता है एलम, ठीक है। और एलम को हम बोलते हैं AlUm है एलम, और इसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। एलम को बोलते हैं हम एल्यूमिनियम सल्फेट, और इसका नाम होता है Al2SO4, ब्रैकेट लग जाएगा और आगे से लगेगा 3, AlUSO4 इसको हम ये बोलते हैं, और इसका रासायनिक नाम होता है एल्यूमिनियम सल्फेट, और इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एलम। और इसको जल की शुद्धिकरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और धुंधले जल का मतलब ये है कि अशुद्ध जल, ठीक है। तो स्कंदन द्वारा इसको शुद्ध किया जाता है एलम द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। किस धातु की उपेक्षिक विद्युतशीलता होती है। तो किस धातु की अपेक्षिक विद्युतशीलता होती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। किसी धातु की अपेक्षिक विद्युतशीलता होती है अनंत। और इसकी परिभाषा की बात करें तो किसी माध्यम की विद्युतशीलता और हवा या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। एक बार और देख लेते हैं परिभाषा। किसी माध्यम की विद्युतशीलता और हवा या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता, और किसी धातु की आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है अनंत। ऑप्शन नंबर डी। तो डी था राइट आंसर। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
23। एपोजी के बारे में बताना है, तो एपोजी क्या है, और इसी तरीके के क्वेश्चन बनेंगे एग्ज़ाम में, तो इन्हें आप देखिए ज़रूर और इन्हें याद करिए ज़रूर। तो एपोजी क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कृत्रिम उपग्रह की कक्षा में उपस्थित स्थित पृथ्वी से दूरतम बिंदु की दूरी को हम बोलते हैं एपोजी, यानी कि पृथ्वी से जो दूरतम बिंदु की दूरी होती है कृत्रिम उपग्रह की, और ये उपग्रह के साथ साथ कोई पिंड भी हो सकता है, कोई पत्थर भी हो सकता है, ठीक है, जो कि दूरतम स्थान पर स्थित है पृथ्वी से। ये उपग्रह हो, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, यानी कि कंपलसरी नहीं है कि ये उपग्रह ही हो, ये उपग्रह के साथ साथ कोई पिंड भी हो सकता है, कोई पत्थर भी हो सकता है। तो किसी कृत्रिम उपग्रह की कक्षा में स्थित पृथ्वी से दूरतम बिंदु की दूरी, यानी कि सिर्फ ये याद रखना है कि अपोजी का मतलब होता है दूरतम बिंदु की दूरी, और अपोजी के साथ साथ एक और होता है पेरोजी, पेरिजी, ये एकदम अपोजिट होते हैं। एपोजी जो है ये होता है दूरतम बिंदु, और एपोजी जो होता है ये होता है दूरतम बिंदु, और पेरोजी जो होता है ये होता है निकटतम बिंदु। तो ये याद रखना है कि पृथ्वी की परिक्रमा कर रही हर वह वस्तु की कक्षा का पृथ्वी से दूरतम स्थान कहलाएगा एपोजी, और नज़दीक वाला स्थान यानी कि निकटतम स्थान कहलाएगा पेरिजी। तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, पैनक्रोमैटिक फोटोग्राफी फिल्म सबसे अधिक संवेदनशील है। तो पैनक्रोमैटिक फोटोग्राफी फिल्म सबसे अधिक संवेदनशील है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दृश्य स्पेक्ट्रम के संपूर्ण क्षेत्र के लिए। पैनक्रोमैटिक जो फोटोग्राफी होती है वो होती है हम जिसको जो कि पहले चलती थी पैनक्रोमैटिक, यानी कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी को हम बोलते थे पैनक्रोमैटिक फोटोग्राफी। तो पैनक्रोमैटिक फोटोग्राफी के बारे में हमको इसमें बताना है। तो सबसे अधिक ही संवेदनशील होती है दृश्य स्पेक्ट्रम के संपूर्ण क्षेत्र के लिए, और पैनक्रोमैटिक के लिए हम अगर कलर की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा संवेदनशील होती थी नीले रंग के प्रकाश के लिए, यानी कि नीले रंग के प्रकाश के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील थी ये पैनक्रोमैटिक फोटोग्राफी। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये जो है काफ़ी प्रबल फैक्ट दे रहा है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी, दृश्य स्पेक्ट्रम के संपूर्ण क्षेत्र के लिए सबसे अधिक संवेदनशील थी ये पैनक्रोमैटिक फोटोग्राफी, और ये थी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अणुओं की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है ये बताना है। अणुओं की गतिज ऊर्जा, तो अणुओं की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तापमान पर। तापमान पर निर्भर करती है अणुओं की गतिज ऊर्जा, और आपको पता ही होगा कि परम शून्य तापमान पे यानी कि -273 वाले तापमान पे अणुओं की सारी जो है गतिज ऊर्जा जो है रुक जाती है, यानी कि उनकी जो भी गतिज मतलब जो भी वो गतिमान में रहते हैं जो भी अणु, वो सारे अणु रुक जाते हैं -273 वाले तापमान पे, यानी कि परम शून्य तापमान पे। तो ये सीधे सीधे रिलेटेड है तापमान पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। टीवी चैनल द्वारा प्रसारित क्षेत्रफल को दुगना करना हो तो एंटीने की ऊंचाई करनी होगी। तो टीवी चैनल द्वारा प्रसारित क्षेत्रफल को दुगना करना हो तो एंटीने की ऊंचाई करनी होगी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दुगनी। एंटीने की ऊंचाई हम करेंगे दुगनी, तो टीवी चैनल द्वारा प्रसारित क्षेत्रफल जो है वो भी दुगना हो जाएगा, तो ये दुगना होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। यदि m द्रव्यमान का प्रोटॉन प्रकाश के वेग से गति करे तो उसका द्रव्यमान होगा। तो यदि m द्रव्यमान का प्रोटॉन प्रकाश के वेग से गति करे तो उसका द्रव्यमान होगा, ये बताना है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनंत। यानी कि अगर m द्रव्यमान का प्रोटॉन प्रकाश के वेग से गति करता है तो उसका द्रव्यमान हो जाता है अनंत, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। कार्नोट चक्र संबंधित है, तो किससे संबंधित है कार्नोट चक्र, ये बताना है। तो कार्नोट चक्र संबंधित है ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मागतिकी से। ऊष्मागतिकी से संबंधित है कार्नोट चक्र, और कार्नोट चक्र को हम कार्नो चक्र भी बोलते हैं।
इसको पहले कार्नोट चक्र ही बोलते थे, बाद में इसको कार्नोट चक्र भी बोला जाने लगा। तो कार्नोट चक्र भी इसको बोलते हैं हम, और कार्नोट चक्र इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि सादी कार्नो एक वैज्ञानिक का नाम था, सादी कार्नो, उसी के नाम पे इसको हम कार्नोट चक्र बोलते हैं, क्योंकि इसका सादी कार्नो ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। और इस नियम के अनुसार जो है ऊष्मीय ऊर्जा को कार्य ऊर्जा में बदलने के लिए, कार्य को तापांतर में बदलने के लिए उसी ऊष्मा चक्र सबसे दक्ष है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। इस नियम के अनुसार यदि ऊष्मा ऊर्जा को कार्य में बदलना हो तो कार्य को तापांतर में बदलना हो तो ऊष्मा गतिकी चक्र का होना काफ़ी आवश्यक है। इसकी डेफिनेशन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है यहाँ पे, तो फिलहाल के लिए आपको यही याद रखना है कि कार्नोट चक्र जो संबंधित है वो है ऊष्मा गतिकी से, और इसको प्रस्तुत किया था सादी कार्नो ने। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। टेप रिकॉर्डर के टेप पर किसका लेप चढ़ा होता है ये बताना है। तो टेप रिकॉर्डर के टेप पर लेप चढ़ा होता है ऑप्शन नंबर डी, लोह चुंबकीय पाउडर का। लोह चुंबकीय पाउडर का लेप चढ़ा होता है टेप रिकॉर्डर के टेप पर, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 30। पारे के तापमापी का आविष्कार किया था। तो पारे के तापमापी का आविष्कार किसने किया था ये बताना है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गैलीलियो ने। गैलीलियो ने किया था पारे के तापमापी का आविष्कार। तो इसी के साथ होता है वीडियो का अंत। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना ख्याल रखिए कोरोना वायरस से।